देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग। गुड इवनिंग इंकी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। इसके पहले देखो हम लोगों ने डिपार्टमेंट रेडी किया था, अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। अच्छा, ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है, जैसे देखो पहले हम एक बार ब्रांच के बारे में ही बताते हैं। ब्रांच का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेल, चाहे वो सर्विस सेल करता हो चाहे वो प्रोडक्ट सेल करता हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन का सेल काफी ज्यादा होता है, बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, तो फिर मेनली देखो पहले ही तो बहुत सारा जगह पे कोई बिजनेसमैन अपना ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पहला एक जो स्टार्टिंग में जहां पर ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है उसे बोलते हैं हेड ऑफिस, ठीक है। तो वो मेन होता है। गुड इवनिंग सोनी। गुड इवनिंग मैम। तो देखो जो मतलब पहला जो ऑर्गेनाइजेशन का एकदम स्टार्टिंग जो रहता है वो होता है हेड ऑफिस, ठीक है। उसके बाद जहां जहां उस तरह का मतलब उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन का जो काउंटर ओपन होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं कि उसका ब्रांच है, ठीक है। तो जैसे देखो एसबीआई, अगर बैंक में देखो तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारा ब्रांच है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो ब्रांच है ये पता है कितना सारा है अभी फिलहाल 22,000, ठीक है। 22,000 ब्रांचेस है इसके, ठीक है। 22,000 ब्रांचेस है और लगभग 45 करोड़ कस्टमर को सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो देखो 22,000 ब्रांच है और लगभग 45 करोड़ कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। 45 करोड़ कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये ब्रांच, इतने सारे जो ब्रांच है, इसका अकाउंटिंग कैसे होगा वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्रांच अकाउंटिंग। जैसे एसबीआई का हेड ऑफिस, ब्रांच कहाँ का है, देखो एसबीआई का ब्रांच जैसे कोलकाता में है, ठीक है। हम लोग सभी कोलकाता में, तो देखो कोलकाता में है एसबीआई का ब्रांच। और कहाँ कहाँ है, बहुत सारे जगह पे कोलकाता में है, और कहाँ हो सकता है, नागपुर है, ठीक है। बहुत सारे जगह पे है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ब्रांच, ठीक है। और एसबीआई का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, वो है मुंबई में, ठीक है। हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। और ये जो है ये बाकी जगह पे जहां पर है वो हो जाता है ब्रांच, ठीक है। अब क्या सिर्फ एसबीआई का ब्रांच जो है सिर्फ इंडिया में है, नहीं इंडिया के बाहर भी है। जैसे सपोज अगर काठमांडू में है, ठीक है, कंफर्म तो नहीं पता, शायद है, ठीक है। तो अगर काठमांडू में है तो ये हो जाएगा फॉरेन ब्रांच, ठीक है। ये क्या हो गया, फॉरेन ब्रांच हो गया। या फिर मान लो अगर दुबई में है। गुड इवनिंग अंश। गुड इवनिंग मैम। अगर मान लो दुबई में है तो वो भी क्या हो गया, फॉरेन ब्रांच हो गया, ठीक है। तो कोलकाता में जो है वो भी ब्रांच है, मान लो नागपुर में जो है वो भी ब्रांच है, ठीक है। लेकिन ये सब क्या ब्रांच है, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक, ठीक है।
डोमेस्टिक ब्रांच बोलेंगे। और जो इंडिया के बाहर है, जैसे कि लाइक काठमांडू, दुबई, तो इसे हम लोग बोलेंगे फॉरेन ब्रांच। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन ब्रांच। तो अब देखो यहाँ पर हेड ऑफिस कौन सा है, मुंबई है। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा हो सकता है कि हेड ऑफिस अलग ही होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एसबीआई का एग्जांपल दिया कि हेड ऑफिस इनका मुंबई में है, बाकी जगह पे जो इन्होंने अपना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रखा है वो सब ब्रांच है। जैसे अगर इंडिया के अंदर है तो उसे हम लोग डोमेस्टिक ब्रांच बोलेंगे, अगर इंडिया के बाहर है तो इसे हम लोग फॉरेन ब्रांच बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को सीखना है ब्रांच अकाउंटिंग। अब डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंट का मतलब हम लोग डिपार्टमेंट अकाउंटिंग कर चुके हैं। अगर हम लोग इसके अंदर डिपार्टमेंट ढूंढे, जैसे मान लो एसबीआई, एसबीआई जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अंदर मान लो कोलकाता में जो इसका ब्रांच है। ठीक है, अब इस ब्रांच के अंदर अलग अलग सर्विस प्रोवाइड हो सकता है। कोलकाता में बहुत सारे जगह पे ब्रांच है। ठीक है, बहुत सारे जगह पे ब्रांच है, हर एक जगह पे ब्रांच है। ठीक है, तो कोलकाता, जैसे मान लो कोलकाता में जो भी ब्रांच है वहां पर किसी ब्रांच पे मान लो प्रोवाइड होता है। हम्म, तो देखो, तो ब्रांच जैसे मान लो कि एक कोलकाता में जो ब्रांच है, मान लो हम केष्टपुर में है तो हम अपना बोल रहे हैं, जैसे केष्टपुर में भी है एसबीआई का ब्रांच, तो यहाँ पर मान लो इस ब्रांच पे क्या क्या सर्विस प्रोवाइड होता है। जैसे अगर लोन लेना है तो हम लोग जाके बात कर सकते हैं, अगर हमें कुछ डिपॉजिट करना है तो बात कर सकते हैं। मतलब डिपॉजिट सेक्टर अलग है, लोन का सेक्टर अलग है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सेक्शंस है, तो ये हो जाता है डिपार्टमेंट इसके अंदर। ठीक है, कि एसबीआई का जो ब्रांच कोलकाता के केष्टपुर में है वहां पर क्या क्या प्रोवाइड होता है, लोन का सर्विस प्रोवाइड होता है, डिपॉजिट वगैरह करना है तो हम लोग उसके लिए अलग जो है डिपार्टमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डिपार्टमेंट। ठीक है, जो कि इस ब्रांच के अंडर है, जो भी सर्विस अलग अलग सेक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइड हो रहा है एक ही ब्रांच के अंडर, उसे हम लोग बोलेंगे डिपार्टमेंट। तो लोन डिपार्टमेंट होता है, पैसा जो है डिपॉजिट करने का डिपार्टमेंट होता है। मान लो विथड्रॉल का अलग है, अगर विथड्रॉल करना है तो अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। तो डिपार्टमेंट जो है वो मेनली ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। ठीक है, ब्रांच जो है वो मेन ऑर्गेनाइजेशन से अलग होता है। जैसे मतलब देखो मुंबई में जो ब्रांच सॉरी हेड ऑफिस है, ठीक है, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट हर जगह हो सकता है, ब्रांच के अंडर भी डिपार्टमेंट हो सकता है, हेड ऑफिस में भी डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट जो है वो पार्ट ऑफ मेन ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन ब्रांच कभी भी पार्ट ऑफ मेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ये एक अलग एंटिटी के तरह होता है। ठीक है, ब्रांच जो है वो अलग होता है अपने मेन हेड ऑफिस से। ठीक है, और डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट का क्या होता है, डिपार्टमेंट जियोग्राफिकली सेपरेट नहीं होता है। नॉर्मली डिपार्टमेंट जो है, जैसे देखो इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है ये जियोग्राफिकली मतलब लोकेशन वाइज। ठीक है, अगर केष्टपुर ब्रांच के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो वहीं पर होगा, अलग नहीं होगा। लेकिन एसबीआई का ब्रांच जो है वो अलग अलग जगह पे, ब्रांच जियोग्राफिकली अलग हो सकता है कि इंडिया में एसबीआई का ब्रांच अलग अलग स्टेट में है। ठीक है, हर एक स्टेट में अलग अलग जगह पे है। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट का अगर बोले तो डिपार्टमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, तो डिपार्टमेंट हेड ऑफिस का भी हो सकता है, हेड ऑफिस के अंदर भी डिपार्टमेंट वाइज काम होता है, और ब्रांच के अंदर भी डिपार्टमेंट वाइज काम होता है। तो हेड ऑफिस कभी भी सॉरी डिपार्टमेंट कभी भी जियोग्राफिकली अलग नहीं होता है। ठीक है, जियोग्राफिकली कभी भी सेपरेट नहीं होता है। डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। ठीक है, चाहे वो हेड ऑफिस से हेड ऑफिस के अंदर हो या फिर उसको ब्रांच के अंदर रखो। ठीक है, तो ब्रांच भी डिपार्टमेंट वाइज काम कर सकता है, हेड ऑफिस भी डिपार्टमेंट वाइज काम कर सकता है। ठीक है, अब कौन सा ब्रांच ऐसा है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होगा और कौन सा ब्रांच ऐसा है कि जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं भी हो सकता है। देखो अगर ब्रांच हमारा छोटा है, ठीक है, मतलब हम लोगों ने ब्रांच ओपन किया है, वहां पर हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या प्रोडक्ट गुड्स बेचते हैं उसके अच्छे खासे कस्टमर तो है, लेकिन इतने भी नहीं है कि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज काम करें, क्योंकि जब हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं तो हमें अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है, उसमें हमारा खर्चा बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर ब्रांच हमारा छोटा ब्रांच है, ठीक है, जहाँ पर जैसे गांव में मतलब जैसे विलेजेस वगैरह में जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसे बैंक वगैरह जो सिस्टम होता है ना, वहां पर इतने अलग अलग काउंटर नहीं होते, जैसे मतलब शहर में जितने वेल
वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना, हर एक काउंटर अलग होता है, टोकन सिस्टम होता है, ठीक है। वो टोकन पहले लेना पड़ता है, फिर जब टोकन नंबर आता है तब जाके बात करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है ना, ये पैटर्न विलेज में जो भी मतलब बैंकिंग सिस्टम है वहां पर नहीं दिखेगा, ठीक है। इतना ऑर्गेनाइज नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि विलेज में उतना ट्रांजैक्शन नहीं होता है, लोगों के पास उतना पैसा नहीं, उतने लोग भी नहीं है। तो नीड है इंसान का, इसीलिए गवर्नमेंट के तरफ से बनाया जाता है बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। गांव में भी बनाया जाता है, बनाना भी चाहिए, लेकिन गांव में अलग अलग इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, इतना डिपार्टमेंट का जरूरत नहीं होता है। कम लोग है, कम ट्रांजैक्शन होता है, तो उसे मतलब जो है स्मॉल ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। स्मॉल ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ब्रांच जो है स्मॉल भी हो सकता है और मतलब बिग भी हो सकता है, ठीक है। अगर पूरा एकदम हेड ऑफिस जैसे ऑर्गेनाइज्ड है, उसी तरह से अगर ब्रांच भी ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका मतलब ब्रांच में काफी सारे कस्टमर है, काफी सारे ट्रांजैक्शन है, इसीलिए इस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ब्रांच का देखो, ब्रांच हम लोग का कितने तरह का हो सकता है, देखो ब्रांच हम लोग का यहाँ पर लिखते हैं। देखो टाइप्स ऑफ ब्रांच, पहले टाइप्स ऑफ ब्रांच। ब्रांच मेनली हम लोग लिख सकते हैं दो तरह का होगा, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। अब देखो, जैसे तुम लोग सोचोगे तो अभी तो मैंने बोला फॉरेन ब्रांच होता है, डोमेस्टिक ब्रांच होता है, हाँ ये भी होता है। ये अलग तरीके से सोच है कि अगर हमारा ब्रांच हमारे देश के अंदर ही है तो वो डोमेस्टिक है, अगर देश के बाहर है तो वो फॉरेन ब्रांच है। अब जैसे मैंने बोला कि ब्रांच का जो मतलब ब्रांच कैसा हो सकता है, स्मॉल ब्रांच भी हो सकता है और बिग ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है। अगर स्मॉल ब्रांच कब होगा वो भी मैंने बताया, अगर उतना हमारा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ठीक है। ब्रांच ओपन की नीड है, लेकिन उतना सारा फैसिलिटीज नहीं है वहां पर, क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग अलग से अकाउंटेंट, अलग से हर चीज रख के फायदा क्या है, खर्चा ज्यादा होगा ना, क्योंकि ब्रांच ओपन करना मतलब ये तो नहीं कि जैसे भी मन चाहा ब्रांच ओपन कर लिया, ऐसा नहीं होता, उसका एक एक्सपेंसेस होता है। चाहे हम लोग अपना बिल्डिंग रेंट पे ले, चाहे हम लोग उस बिल्डिंग को खुद से खरीदे, जगह खरीद के बिल्डिंग बनाए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है उसका तो एक खर्चा है, ठीक है। खर्चा बेयर करना पड़ेगा नया अगर ब्रांच ओपन करेंगे। तो अगर हमारा ट्रांजैक्शन कम, ठीक है, उतना ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होता है, तो हम लोग अपने ब्रांच को बनाएंगे डिपेंडेंट, मतलब स्मॉल ब्रांच बनाएंगे। डिपेंडेंट मतलब ब्रांच को बोलेंगे कि तुम हमारे से हेड ऑफिस से ब्रांच को क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, डिपेंडेंट ब्रांच का इंस्ट्रक्शन ये होता है कि हेड ऑफिस से गुड्स ले लो, ठीक है। हेड ऑफिस गुड्स ट्रांसफर कर देगा किसको, ब्रांच को। कौन से वाले ब्रांच को, ये डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी जो स्मॉल ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। हेड ऑफिस मान लो अगर गुड्स प्रोवाइड करता है तो गुड्स बेच देगा। अगर ये लोग सर्विस, नॉर्मली हम लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे गुड्स वाला ही मिलेगा हम लोगों को, तो गुड्स प्रोवाइड कर देगा और ब्रांच को बोलेगा तुम सेल कर दो, ठीक है, तुम्हें और कुछ नहीं करना है, तुम बस सेल करो। सेल करके जो भी पैसा आएगा, ठीक है, इनको बोला जाएगा सेल करो। सेल करके जो भी पैसा आएगा, ठीक है, जो भी कैश आएगा वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। मतलब जस्ट इंस्ट्रक्शन वाइज काम करो, क्योंकि इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है इस ब्रांच पे खर्चा करने का, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब अगर ब्रांच में काफी ट्रांजैक्शन है, काफी कस्टमर होते हैं, तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि डिपार्टमेंट क्यों बनाते हैं, डिपार्टमेंट इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर पाए। अगर बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं तो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने के लिए हम लोग सिर्फ मतलब अकाउंटेंट अलग रखना पड़ेगा कि लोग कुछ खरीद रहे हैं तो उनका बिल से बिलिंग सेक्टर अलग होना चाहिए, किसी को कुछ रिटर्न करना है तो उसका सेक्टर अलग होना चाहिए, ठीक है, कुछ ऑनलाइन परचेज करे उसका डिलीवरी सेक्टर। मतलब ह्यूज ट्रांजैक्शन है तो अलग अलग डिपार्टमेंट हमें जरूर चाहिए। तो अगर अलग अलग डिपार्टमेंट होगा तो एक्सपेंसेस भी ज्यादा होगा। मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब हो गया जो ब्रांच का मतलब साइज जो है वो बिग होगा, ठीक है, बिग साइज ब्रांच, ठीक है। और इसका मतलब इनको इंस्ट्रक्शन हेड ऑफिस नहीं देगा, ये पूरा अपने आप को संभाल सकते हैं। मतलब बोल सकते हो कि जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोगों को अकेले कहीं नहीं जाने दिया जाता है ना कोई साथ रहता है। लेकिन अब जैसे तुम लोग बाहर आके पढ़ रहे हो तो पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ तुम लोग सही सही क्या कर सकोगे, अपना ख्याल रख सकोगे, ठीक है। मतलब अब तुम लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है। और पहले डिपेंडेंट थे, वैसे ही अगर स्मॉल साइजेस ब्रांच है तो वो डिपेंडेंट होगा, अगर बिग साइज ब्रांच है जहां पर काफी ज्यादा
ट्रांजैक्शंस होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट मेंटेन होता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच। और अकाउंटिंग के तरफ से ये तो गया नॉर्मल बात कि इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है और डिपेंडेंट ब्रांच क्या है। और अकाउंटिंग के तरफ से अगर हम लोग देखें तो डिपेंडेंट ब्रांच जो है अपना अकाउंट भी खुद मेंटेन नहीं करते। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेपरेट कोई अकाउंटेंट नहीं रखेंगे, रखेंगे तो खर्चा होगा। ठीक है, इतना कम ट्रांजैक्शन होता है कि हेड ऑफिस बोल रहा है ठीक है तुम सिर्फ प्रोडक्ट बेचो, ठीक है, तुम्हारा जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मतलब हेड ऑफिस खुद उसका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो है वो रेडी करेगा। मतलब क्या यहाँ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगा? होगा, लेकिन पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा? हेड ऑफिस निभाएगा। ठीक है, इसके लिए इनको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच बोल रहा है देखो मेरा तो इतना ट्रांजैक्शन है, मेरा चीज हेड ऑफिस क्यों संभाले? क्योंकि हेड ऑफिस को इतना सारा हेडेक लेना पॉसिबल नहीं होगा। हेड ऑफिस अपना अकाउंट मेंटेन करेगा, डिपेंडेंट ब्रांच का करेगा। तो जो इंडिपेंडेंट है, जहाँ अच्छा खासा सेल हो रहा है, वहां हम लोग डिपार्टमेंट सेक्टर वाइज बना सकते हैं, खर्चा ज्यादा कर ही सकते हैं, हम लोग अलग अकाउंटेंट रख सकते हैं और उनसे वो अकाउंट को बनवा सकते हैं। तो क्या फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच का हेड ऑफिस कोई मतलब लेना देना नहीं होता है? होता है ना। हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा? हेड ऑफिस बोलेगा डिपेंडेंट ब्रांच को कि तुम्हारा अकाउंट हम बनाएंगे, और इंडिपेंडेंट ब्रांच को बोलेगा तुम इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तुम अपना पूरा ख्याल खुद रख सकते हो, तुम अपना अकाउंटिंग वगैरह सब खुद बनाओ, लेकिन फाइनल रिजल्ट, ठीक है, फाइनली जो रिजल्ट तुम्हारा आ रहा है कि यहाँ पर इस ब्रांच में क्या हुआ है, ओवरऑल पूरे साल में प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है उसका डिटेल्स मुझे जरूर भेजो। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा? एट लास्ट एक फाइनल जो है अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। फाइनल जो है अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? देखो, अगर मान लो ये जो कंपनी है ये स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, जैसे कि एसबीआई है, ठीक है, तो क्या जो मतलब जो इन्वेस्टर होंगे या फिर शेयर होल्डर होंगे, क्या वो इतने सारे अलग अलग ब्रांचेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने के बाद सोचेंगे कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, वो तो फाइनली एक जगह पे ही पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहेंगे ना। तो हेड ऑफिस को ओवरऑल क्या करना पड़ेगा? सारी चीजों को मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अलग अलग भी रहेगा और एक मतलब ओवरऑल फॉर्म में भी रहेगा। तो हेड ऑफिस को ओवरऑल सभी का इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सभी ब्रांच का डेटा लेके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से प्रिपेयर करना भी पड़ता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच को क्या करना है? अपना फाइनल रिजल्ट खुद प्रिपेयर करके यहाँ पर भेज देना है। ठीक है, हेड ऑफिस के पास भेज देना है। अब इसीलिए हेड ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो अपना अकाउंट्स खुद मेंटेन नहीं करेगा, इसका अकाउंट्स ब्रांच मेंटेन सॉरी हेड ऑफिस मेंटेन करेगा, और इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है वो अपना अकाउंट खुद मेंटेन करेगा। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको। द फॉलोइंग सिनेरियो arise in case of branch accounting। तो मेनली तीन केस अराइज होगा। ठीक है, एक होगा when branch do not maintain its own बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, यानी कि डिपेंडेंट ब्रांच, यानी कि डिपेंडेंट ब्रांच। तो इनका अकाउंट मेंटेन कौन करेगा? हेड ऑफिस डज द अकाउंटिंग, ये मैंने अकाउंटिंग लिखा है, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। ठीक है, सेकेंड, व्हेन ब्रांच मेंटेन इट्स सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये अपना खुद से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है इंडिपेंडेंट ब्रांच।
ये खुद का काम खुद कर सकता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच। इसका मतलब हेड ऑफिस is only concerned with the final result of branch। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेना देना नहीं रहेगा, जैसे मैंने पहले भी बोला, ऐसा नहीं कि कोई लेना देना नहीं रहेगा अगर इंडिपेंडेंट है। जैसे तुम लोग अगर इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पर बाहर रह रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी करोगे। पेरेंट्स का कंट्रोल है लेकिन तुम लोगों पे भरोसा है, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि तुम लोग अपना ख्याल रख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग तुम लोगों को पूछेंगे नहीं कि ठीक हो कि नहीं, ख्याल नहीं रखेंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, उतना कंट्रोल नहीं करेंगे। यहाँ पर कंट्रोलिंग ज्यादा है, यहाँ पर कंट्रोलिंग नहीं है, उतना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उतना कंट्रोलिंग का जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद को संभाल सकता है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसीलिए। लेकिन हाँ, ओवरऑल रिजल्ट तो चाहिए। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट चाहिए कि फाइनली क्या हुआ है ब्रांच में। और नेक्स्ट और एक जो होता है, अगर फॉरेन ब्रांच है when the branch is फॉरेन ब्रांच अगर है, तो फॉरेन ब्रांच जो है ना, ये क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा? सोचो, फॉरेन ब्रांच डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा? नॉर्मली क्या होना चाहिए, फॉरेन ब्रांच मैक्सिमम टाइम क्या होगा, हमेशा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि अब फॉरेन में जाके थोड़ी ना हम लोग कंट्रोलिंग रख पाएंगे, है ना। तो फॉरेन ब्रांच को तो भाई इंडिपेंडेंट रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये होता है इंडिपेंडेंट। अगर फॉरेन ब्रांच डिपेंडेंट होगा, फॉरेन में ओपन क्यों करेंगे, इसका तो फालतू का खर्चा हो जाएगा ना। अच्छा, अब देखो, क्योंकि फॉरेन ब्रांच है तो यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होते होंगे। ठीक है, तो हेड ऑफिस का भी क्या होगा, यहाँ पर भी हेड ऑफिस को फाइनल रिजल्ट से ही मतलब है, लेकिन इनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो करेंसी है उसको चेंज करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, फिर जाके फाइनल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेड ऑफिस का काम क्या होगा, हेड ऑफिस इज कंसर्न विथ conversion of the results of result of such into domestic currency and then combining such result with the result of head office, जो मैंने मैम, बोला। कन्वर्जन ऑफ द डिक्लेरेट का क्या है? Concern with the conversion of the results of such, oh, of such, एक मिनट, of such into है। ठीक है, हेड ऑफिस इज कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सच इनटू डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, जैसे कि फॉरेन में फॉरेन करेंसी चलेगा, ठीक है, उसमें सारे ट्रांजैक्शन हुए होंगे। अब इससे जो भी रिजल्ट हुआ है, जैसे कि सेल हुआ, जो भी हुआ है, ठीक है, अब इसका जो फाइनल रिजल्ट हुआ है उसको क्या करना है, फाइनल रिजल्ट चेक करना है। हेड ऑफिस इज कंसर्न विद द कन्वर्जन, कन्वर्जन करना है इनको, कैसे कि जो भी करेंसी फॉरेन करेंसी है उसको डोमेस्टिक करेंसी में, एंड देन कंबाइनिंग सच रिजल्ट विद द रिजल्ट ऑफ हेड ऑफिस, फिर हेड ऑफिस के साथ उसको ज्वाइन कर देना। क्योंकि ओवरऑल एक हमारा पूरे मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए जहां पर सारे
सारे ब्रांचेस का डिटेल्स इंक्लूड करके हम लोग बनाएंगे। अलग अलग भी बनता है लेकिन फाइनली भी एक बनना चाहिए। जैसे कि डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट अलग अलग बनेगा, ठीक है, लेकिन फाइनली एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रॉफिट लॉस है वो भी देखना पड़ेगा। तो वो तो हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, वो बात अलग है। लेकिन ये हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ब्रांच, तो अलग अलग ब्रांच का डिटेल्स भी पता होना चाहिए। और हेड ऑफिस अपना टोटल भी बताएगा, मतलब पूरे, जैसे एसबीआई का ओवरऑल क्या है इस बार का प्रॉफिट लॉस वो देखना पड़ेगा, ठीक है। वो मैटर करता है इतना सारा, जैसे मैंने नंबर ऑफ ब्रांचेस बताए। अब कोई पॉसिबल थोड़ी है 22,000 ब्रांचेस का एक्टिविटी देखना, नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। अगर एसबीआई का फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना है तो 22,000 ब्रांचेस को रीड करना पॉसिबल नहीं है। तब हमें जो कंबाइन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही देखना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, अगर हम लोग स्पेशली चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच का रीड करना चाहते हैं वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना होता है, शेयर होल्डिंग वगैरह करना होता है, अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, तो उस केस में तो हम लोग इतने सारे, अगर बहुत सारे ब्रांचेस है तो पॉसिबल नहीं होता है। तो एक हेड ऑफिस जो टोटल बनाता है, हेड ऑफिस का डिटेल्स मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस का डिटेल्स बन रहा है, मतलब हेड ऑफिस क्या करता है, सारे डिटेल्स को अपने साथ कंबाइन करके फिर बताता है। तो यहाँ पर ये तीन तरह से ट्रीटमेंट होगा। तो ब्रांच अगर अपना अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। तो अभी हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच पे ही आज जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो डिपेंडेंट ब्रांच में यहाँ पर लिखते हैं, व्हेन ब्रांच डज नॉट मेंटेन इट्स ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पर अगर ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है तो वो कौन मेंटेन करता है? इन दैट केस accounting of accounting of such branch is maintained by head office, and head office can do the branch accounting by the following two methods, ठीक है। मेनली दो मेथड के थ्रू से ये जो है डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग मेंटेन हो सकता है। फर्स्ट है मेथड वन, स्टॉक डेटर मेथड। मेथड टू, डेटर मेथड, ठीक है। स्टॉक डेटर मेथड या फिर स्टॉक एंड भी बोलते हैं, स्टॉक एंड डेटर मेथड और डेटर मेथड, ठीक है। तो पहले मेथड वन, स्टॉक डेटर मेथड। स्टॉक डेटर मेथड में क्या होगा? स्टॉक डेटर मेथड में हेड ऑफिस विल मेंटेन ऑल लेजर्स, लेजर अकाउंट, ऑल लेजर अकाउंट ऑफ ब्रांच इन इट्स बुक्स, इन इट्स बुक्स, ठीक है।
तो पहले क्या लिखा है देखो, स्टॉक डेटर मेथड में क्या होगा देखो, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, पहला बात हम लोग पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच, मतलब वो छोटा सा ब्रांच जो ज्यादा काम नहीं करता है, वो हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है और उसका अकाउंटिंग वगैरह सारा हेड ऑफिस ही कर रहा है। ठीक है, तो हेड ऑफिस दो मेथड से कर सकता है, या तो स्टॉक डेटर या तो डेटर मेथड। ठीक है, हम लोग अभी आज पढ़ रहे हैं ये वाला। ठीक है, मेथड वन, दैट इज स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, सारा लेजर जो ब्रांच को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ब्रांच तो अकाउंटिंग कर नहीं रहा है। ठीक है, तो जितने भी लेजर है वो कौन मेंटेन करेगा, हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। ठीक है, ये तो पहले ही बताया गया है कि ब्रांच अपना अकाउंटिंग खुद नहीं करेगा, तो क्या मेंटेन करना पड़ेगा, लेजर। और क्या क्या लेजर होगा वो एक बार लिस्ट देख लो। द फॉलोइंग लेजर्स, फॉलोइंग लेजर अकाउंट will be maintained by head office। अच्छा, क्या क्या होगा, काफी सारा लेजर होगा, जैसे कि ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सेकंड, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। और हो सकता है ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट, ये होगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट टू branch account, branch adjustment account। ठीक है, तो नॉर्मली ये सारे लेजर जो है मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हेड ऑफिस स्टॉक एंड डेटर मेथड फॉलो कर रहा है तो ब्रांच रिलेटेड ये सारा लेजर हेड ऑफिस को अपने बुक्स में मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर डेटर मेथड कर रहा है फॉलो, तो डेटर मेथड तो डेटर मेथड में क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, हेड ऑफिस maintains only branch account in its बुक्स। ठीक है, सिर्फ ब्रांच अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, नो अदर अकाउंट फॉर ब्रांच इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, और कोई अकाउंट, जैसे यहाँ पर कितने सारे, लगभग 7 लेजर्स दिखे हमें, यहाँ पर सिर्फ ब्रांच अकाउंट मेंटेन करने से ही होगा। फिर दिस ब्रांच अकाउंट इज ट्रीटेड लाइक डेटर अकाउंट। ठीक है, इस ब्रांच अकाउंट को डेटर अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए ना इस मेथड का नाम होता है डेटर्स मेथड। ठीक है, इसीलिए इस मेथड का नाम होता है डेटर्स मेथड। हम लोग अपने ब्रांच को डेटर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, जब हम लोग ये डिटेल्स में करेंगे तब देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो लाइक ए डेटर दैट इज एज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट। फोर्थ पॉइंट, ओनली आपका पेज बैक कीजिएगा। यस मैम, हो गया। only transactions between
head office and branch will be recorded in this account। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर जो ट्रांजैक्शन होगा वही इस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। इस अकाउंट का मतलब इन दिस अकाउंट दैट इज ब्रांच अकाउंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही अकाउंट बनेगा, ब्रांच अकाउंट बनेगा। ठीक है, और कोई अकाउंट नहीं बनेगा। और इसमें ब्रांच और हेड ऑफिस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होगा वही रिकॉर्ड होगा। जबकि ये वाला जो मेथड है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टॉक डेटर मेथड, यहाँ पर इतने सारे लेजर बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कौन कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, क्या सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर का ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा या फिर कुछ और। ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड accounting will be done under two टाइप्स। ठीक है, यहाँ पर दो तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो तरह से हम लोग इन मतलब अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या दो तरह से, एक तो अगर अगर हेड ऑफिस अपने ब्रांच को स्टॉक सेंड कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे, या फिर हेड ऑफिस अपने ब्रांच को स्टॉक सेंड कर रहा है इनवॉइस प्राइस पे। जैसे डिपार्टमेंट में होता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है स्टॉक, या फिर उसे इनवॉइस प्राइस में भी ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पर भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं when goods are sent by head office to branch at cost price, या फिर when goods are sent by head office to branch at invoice price। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर अ, एक चीज लिख सकते हो, जैसे डिपेंडेंट ब्रांच जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो डिपेंडेंट ब्रांच में हम लोग दो मेथड देखेंगे। इसमें चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, अकाउंटिंग मेंटेन होगा दो तरह से ताकि इजीली याद रहेगा, क्योंकि बहुत सारा मेथड हो जाएगा। तो एक हो जाएगा स्टॉक डेटर और एक हो जाएगा डेटर। ठीक है, और उसमें आज हम लोग स्टॉक डेटर दो तरह से मेंटेन हो सकता है, आइदर कॉस्ट प्राइस पे या फिर इनवॉइस पे। ठीक है, अकाउंटिंग जो है स्टॉक डेटर मेथड पे कॉस्ट प्राइस का भी हो सकता है, इनवॉइस प्राइस का भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हेड ऑफिस ब्रांच को किस तरह से स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है, कॉस्ट प्राइस में या फिर इनवॉइस प्राइस में। ठीक है, उसके हिसाब से दो तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा स्टॉक डेटर मेथड में। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कुछ जर्नल एंट्री पहले सीखना पड़ेगा, नहीं तो जब हम लोग इसका एंट्री मतलब डायरेक्ट अगर लेजर में करेंगे ना तो हमें ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि लेजर में किस तरह से ये एंट्री पोस्ट हो रहा है। तो अगर हम लोग जब तक खुद से जर्नल नहीं करेंगे लेजर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जर्नल भी कभी कभी पूछ पूछ लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जर्नल नहीं पूछा जाता है। तो पहले लिखते हैं ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस में हो रहा है, और अगर इनवॉइस प्राइस में हो रहा है तो क्या एंट्री होगा। अच्छा, सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखते हैं गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। ठीक है, हम लोग पहले कॉस्ट प्राइस वाला एंट्री कर लेंगे, उसके बाद इनवॉइस प्राइस वाला एंट्री करेंगे। तो
इसका एंट्री क्या होगा, ठीक है। तो देखो इतना आसानी से जो है डायरेक्टली बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो कि गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस से गुड्स ब्रांच में भेजा जा रहा है, तो क्या एंट्री हो सकता है। तुम लोग जर्नल एंट्री बताना चाहते हो तो बोल सकते हो कि क्या एंट्री हो सकता है, फिर हम बताएंगे कि कैसे करके हमें एंट्री को आइडेंटिफाई करना है। अगर बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, कोई बोलना चाहेगा गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस गुड्स को ब्रांच में भेज रहा है तो इसका एंट्री क्या होगा। तो ये देखो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर काफी सारा एंट्री है, एक काम करते हैं हम इस पेज में दिखाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या बोला कि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है, ये डिपेंडेंट ब्रांच है, तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या क्या मेंटेन होगा। तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में दो तरह का अकाउंट मेंटेन करेगा, एक खुद का, ठीक है, मतलब हेड ऑफिस में भी तो ट्रांजैक्शन हो रहा है, और एक उसके डिपेंडेंट ब्रांच का, डिपेंडेंट ब्रांच का, ठीक है। तो हेड ऑफिस अपने अपना क्या क्या अकाउंट मेंटेन करेगा, हेड ऑफिस अपना क्या क्या अकाउंट मेंटेन करेगा। तो हेड ऑफिस अपना जो भी अकाउंट मेंटेन करेगा उसमें जैसे मान लो हेड ऑफिस अपना ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करेगा, ठीक है, हेड ऑफिस अपना क्या अकाउंट मेंटेन कर सकता है, ट्रेडिंग। और क्या मेंटेन करेगा, हेड ऑफिस अपना ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन कर लेगा, अपना पीएल अकाउंट मेंटेन करेगा, और क्या कर सकता है, अपना कैश अकाउंट मेंटेन कर सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ अपना एक्सपेंसेस अकाउंट मेंटेन करेगा, ये खुद का मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और मान लो डेटर अकाउंट मेंटेन कर रहा है, और साथ ही साथ अपने ही बुक्स में अपने ब्रांच जो उस पे डिपेंड है उसका भी अकाउंट मेंटेन करेगा वो अलग से, ठीक है, ये अपना अकाउंट हो रहा है। और ब्रांच का क्या क्या मेंटेन करेगा, ब्रांच ट्रेडिंग बोल के, ब्रांच का अपना अकाउंट मेंटेन करेगा वो ब्रांच ट्रेडिंग बोल के, ठीक है, अपने अकाउंट को ट्रेडिंग। और देखो क्योंकि ब्रांच को ना वो एक अलग एंटिटी के तरह ट्रीट करेगा कि ये मेरा ट्रेडिंग है, फिर किसी और का ट्रेडिंग को भी ट्रेडिंग लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए वो लिखेगा ब्रांच ट्रेडिंग, ठीक है। अब ब्रांच पीएल, ब्रांच पीएल ये भी मेंटेन करेगा, क्योंकि यही तो बात हुआ था कि डिपेंडेंट है तो हम खुद सारी चीजों को मेंटेन करेंगे, ये हेड ऑफिस ने बोला था। अच्छा कैश ब्रांच कैश, ठीक है, ब्रांच का एक्सपेंस, ठीक है, इसका डिटेल्स भी हेड ऑफिस रखेगा। और क्या ब्रांच का डेटर अगर कुछ है तो ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर ये भी हेड ऑफिस खुद मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वो अपने बुक्स में ये दो तरह का पैटर्न फॉलो करेगा, एक खुद का अकाउंटिंग करेगा, एक अपने डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग करेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये था पहला कि गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, गुड्स जो है हेड ऑफिस से ब्रांच में जा रहा है, मतलब हेड ऑफिस के पास जो स्टॉक है वही वो ब्रांच को सेंड कर सकता है। तो हेड ऑफिस के पास जो स्टॉक है वो कैसे दिख रहा होगा, या तो टू ओपनिंग स्टॉक बोल के दिख रहा होगा या तो टू परचेज बोल के दिख रहा होगा। तो ये जो अवेलेबिलिटी है ये वो भेज सकता है ब्रांच में, ठीक है। तो ये कैसे दिख रहा होगा, ये डेबिट साइड दिख रहा होगा ट्रेडिंग का, ठीक है। तो ये स्टॉक जब यहाँ पर ट्रांसफर होगा तब ये ब्रांच में आ जाएगा, ठीक है, तब ये ब्रांच में आ जाएगा, यहाँ पर ये स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। ब्रांच के पास ये स्टॉक ट्रांसफर होके यहाँ आ सकता है, या तो ओपनिंग स्टॉक से या तो परचेस से या दोनों से मिला के, वो डिपेंड कर रहा है किस तरह से आएगा। तो ब्रांच के पास स्टॉक आ रहा है तो ब्रांच उसे डेबिट करेगा, ब्रांच के पास स्टॉक आएगा तो ब्रांच उसे डेबिट करेगा। और हेड ऑफिस के पास से स्टॉक चला जाएगा तो हेड ऑफिस उसको क्या करेगा, स्टॉक क्या है, रियल अकाउंट है ना, तो ब्रांच के पास अगर स्टॉक आएगा तो ब्रांच उसे डेबिट करेगा। और ये अपने पास से अगर स्टॉक दे देंगे, इनका जो डेबिट स्टॉक का जो डेबिट वैल्यू था वो कम हो जाएगा, तो इसको ये क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो रहा है, एंट्री क्या हो रहा है बोल सकते हो, ब्रांच ट्रेडिंग क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग। हम लोग बोल सकते हैं इसे इस तरह से, देखो हम लोग ऐसे बोलेंगे, ब्रांच, ऐसे लिख सकते हैं ब्रांच ट्रेडिंग, ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग, ठीक है, ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग, इस तरह से एंट्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग को एंट्री समझ के बताना है मुझे।
तो एक तो मैंने बताया, अब तुम लोग कोशिश करके देख सकते हो ताकि तुम लोग का रेडी हो जाए, क्योंकि जब तक ये एंट्री नहीं कर पाओगे तब तक लेकिन ब्रांच अकाउंटिंग मुश्किल होगा। नेक्स्ट लिख रहे हैं, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अगर ब्रांच स्टॉक को हेड ऑफिस के पास रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा देखो, बताओ क्या होगा। अगर ब्रांच ब्रांच के पास जो स्टॉक था उसको उसने क्या किया, रिटर्न किया, ठीक है। रिटर्न क्या होगा, जरूरत नहीं है, हमें ट्रांजैक्शन दिया है, रिटर्न क्या है, रीजन कुछ भी हो सकता है कि ब्रांच के पास जो स्टॉक था वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर रहा है। तो ब्रांच के पास जो स्टॉक था वो डेबिट था, वो अगर ट्रांसफर करेगा ट्रेडिंग में, मतलब यहाँ से स्टॉक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टॉक डेबिट था, तो स्टॉक जा रहा है तो क्या हो जाएगा, स्टॉक ये डेबिट था, अगर स्टॉक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो इसके पास स्टॉक आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट हेड ऑफिस क्या बोलेगा, मेरे पास स्टॉक आ रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करेगा, यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा ना, जो स्टॉक आ रहा है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा, तो डेबिट करेगा। और ब्रांच के पास से जो स्टॉक चला जाएगा, ब्रांच उसको क्या करेगा, स्टॉक चले जाने से क्या किया जाता है, क्रेडिट। जैसे तुम लोग सेल को बाई साइड लिखते हो, क्यों, क्योंकि वो स्टॉक आउटफ्लो होता है। तो ये स्टॉक अगर चला जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगा, एंट्री ये हो जाएगा, ट्रेडिंग हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग, है ना। हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ये देखो जस्ट इसका रिवर्स एंट्री होगा, हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है, कैश सेंट बाय कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ठीक है। ये क्या होगा बता सकते हो, जैसे देखो कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकली देखो, यहाँ पर कैश था, ठीक है, यहाँ पर हेड ऑफिस के पास कैश था। अब हेड ऑफिस ने ये कैश कहाँ पर भेज दिया है, ब्रांच ब्रांच को भेज दिया है, ठीक है, ब्रांच को भेज दिया है। तो ब्रांच को अगर भेज रहा है तो ब्रांच के कैश अकाउंट में ही दिखाएगा, ऑब्वियसली स्टॉक भेजेगा तो ट्रेडिंग में दिखाएगा। अगर कैश ट्रांसफर कर रहा है तो यहाँ, तो इसके पास कैश था, ये कैश भेज दे रहा है तो इसका कैश कम हो जाएगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ये अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और ये जो है कैश को रिसीव कर रहा है तो इसका कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश अकाउंट, ठीक है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश अकाउंट। ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश अकाउंट, ये हम लोग का एंट्री हुआ, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो, कैश रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो क्या होगा, प्रैक्टिकली यहाँ पर समझते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पर ब्रांच में जो कैश था, ठीक है, ब्रांच में जो कैश था, कैश डेबिट साइड था, ब्रांच के पास जो कैश था, ब्रांच वो कैश हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है। तो ब्रांच अपना कैश रिटर्न कर रहा है, तो कैश जब इसके पास था डेबिट था, कैश चला जा रहा है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। और कैश इसके पास आ रहा है तो ये डेबिट होगा, हेड ऑफिस का अकाउंट डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। तो हेड ऑफिस कैश डेबिट टू ब्रांच कैश, इस तरह से होगा, ठीक है, हेड ऑफिस कैश डेबिट टू ब्रांच कैश, हेड ऑफिस कैश डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर ट्रांजैक्शन देखो क्या होगा। फिफ्थ नंबर ट्रांजैक्शन है, ब्रांच सोल्ड गुड्स टू इट्स कस्टमर, ब्रांच सोल्ड गुड्स टू इट्स कस्टमर, तो इसका क्या एंट्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, देखो
ब्रांच अपने कस्टमर को गुड्स बेच रहा है, ठीक है, ब्रांच अपने कस्टमर को गुड्स बेच रहा है। तो अगर ब्रांच अपने कस्टमर को गुड्स बेच रहा है तो ब्रांच के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक है, पैसा आएगा तो डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा। और अगर क्रेडिट में सेल कर रहा है तो डेटर डेबिट होगा। देखो, अगर कैश सेल किया है तो वो तो बोला नहीं है, तो कैश सेल किया है तो कैश डेबिट होगा, अगर क्रेडिट सेल किया है तो डेटर डेबिट होगा, ठीक है। ब्रांच कैश डेबिट हो सकता है या फिर ब्रांच डेटर डेबिट हो सकता है। और क्रेडिट क्या होगा, सेल करने से, ब्रांच सेल कर रहा है तो यहाँ पर तो हेड ऑफिस से कोई लिंक नहीं है, ब्रांच अपने कस्टमर को बेच रहा है, तो क्रेडिट क्या होगा बता सकते हो, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा बता सकते हो? बोलो, हम ही तब से बोल रहे हैं, तुम लोग कुछ बोलो कि क्रेडिट कौन सा होगा। अगर हम लोग सेल करते हैं तो क्या मैम ब्रांच स्टॉक, हाँ बोलो, ब्रांच ब्रांच स्टॉक अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। अभी अभी मैंने स्टॉक लिखा नहीं है, हम लोग स्टॉक लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रांच का ये यहाँ से स्टॉक चला जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। हम ब्रांच स्टॉक भी बताएंगे कब कहाँ पर होगा। एक्चुअली ट्रेडिंग बोल के लिखने का जरूरत नहीं होगा, स्टॉक ही होगा, ठीक है, लेकिन मतलब अभी समझने के लिए कर रहे हैं। तो एंट्री ये हो जाएगा, ब्रांच कैश और ब्रांच डेटर, ठीक है, टू ब्रांच ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पर वो इनवॉइस वाला भी जाएगा। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ नंबर पॉइंट, यहाँ पर गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर टू ब्रांच, ठीक है। अब ब्रांच का कस्टमर ब्रांच को गुड्स रिटर्न कर रहा है तो कौन से दो अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगा, ब्रांच का कस्टमर, तो ये ब्रांच का कस्टमर। अब देखो, नॉर्मली कैश सेल होने से ना रिटर्न का चांसेस कम होता है, वैसे आज के डेट पे रिटर्न होता है, लेकिन अगर हमारे ब्रांच का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें और रिटर्न का बात हो तो वो रिलेटेड विथ क्या होगा, नॉर्मली क्या हो जाएगा, डेटर से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। डेटर से मतलब हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया था वो रिटर्न हो गया, तो डेटर हमारा कम हो जाएगा, तो डेटर हमारा क्रेडिट हो जाएगा अगर रिटर्न होता है, ठीक है। डेटर हमारा क्रेडिट हो जाएगा और स्टॉक हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा तो ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट टू ब्रांच डेटर, ये हो जाएगा ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट टू ब्रांच डेटर। अगर इस तरह से समझेंगे तो फिर आगे जाके हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट टू ब्रांच डेटर। सेवेंथ नंबर, कैश सेंट बाय कस्टमर टू ब्रांच, कैश सेंट बाय कस्टमर टू ब्रांच, ठीक है। तो क्रेडिट सेल हुआ होगा, अब कस्टमर क्या कर रहे हैं, कस्टमर कैश सेंड कर रहे हैं तो कैश आएगा तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। और कैश अगर आ रहा है तो कस्टमर डेटर बोल के जो अकाउंट में दिख रहा था वो कम होगा, डेटर मेरा कम हो जाएगा, अगर डेटर पेमेंट कर रहे हैं तो डेटर मेरा कम हो जाएगा तो डेटर क्रेडिट होगा। तो ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच डेटर होगा, ठीक है, ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच डेटर होगा। ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच डेटर। नेक्स्ट हो जाएगा बैड डेट बाय ब्रांच डेटर्स, ठीक है। अगर बैड डेट होता है तो क्या एंट्री होगा, तो यहाँ से देखते हैं, अगर डेटर हमारा बैड डेप्ट हुआ तो बैड डेप्ट होने से डेटर मेरा कम हो जाएगा, पहला बात है डेटर मेरा कम हो जाएगा। अब उसने पेमेंट नहीं किया, उसने बैड डेप्ट मतलब पेमेंट नहीं करेगा वो,
ठीक है, तो भी मेरा डेटर कम होता है। अगर डेटर मुझे पेमेंट कर देता है तो भी मेरा डेटर उतने से कम होता है। अगर मुझे किसी से 10 रुपए मिलने वाले थे, मिल गए, तो हम उसका नाम जो लिख रखे थे कि मुझे इनसे 10 रुपए मिलेगा, वो हम हटा देते हैं। अगर मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि ये पर्सन मुझे और कभी नहीं देगा मेरा पेमेंट, तो वो भी हम उनका नाम हटा देंगे, लेकिन तब हम बैड डेटर बोल के हटाएंगे। तो ये डेटर तो मेरा कम होगा, मतलब डेटर क्रेडिट होगा, क्योंकि डेटर तो वैसे डेबिट होता है, एसेट है ना। डेटर क्रेडिट होगा। और बैड डेब्ट हुआ तो फिर पीएल में उसे चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीएल में इस साइड डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा, तो ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर होगा, ब्रांच पीएल डेबिट टू ब्रांच डेटर। ब्रांच पीएल डेबिट टू ब्रांच डेटर। नाइन्थ नंबर, बैड डेब्ट बाय ब्रांच डेटर रिकवर्ड, ठीक है। अगर बैड डेब्ट रिकवरी होता है, नॉर्मली बैड डेब्ट रिकवरी का एंट्री पता है क्या होता है? नॉर्मल एंट्री बता सकते हो? ब्रांच हेड ऑफिस छोड़ो, बैड डेब्ट रिकवरी का नॉर्मल एंट्री क्या होता है? अगर बैड डेब्ट होता है, पहले देखो, क्रेडिट सेल करेंगे तभी बैड डेब्ट का चांस होता है, डेटर टू सेल, ठीक है, ये हो गया क्रेडिट सेल का एंट्री। अब बैड डेब्ट हुआ तो एंट्री क्या होगा, जिसका भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया था, बैड डेब्ट टू डेटर, ठीक है। अब ब्रांच का था तो हम लोगों ने उस तरह से, अब ये बैड डेब्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? पीएल में। तो क्या एंट्री होता है? पीएल डेबिट टू बैड डेब्ट, ये होता है। अगर कोई डेटर बैड डेब्ट हो जाता है फाइनल अकाउंट्स तक, उसका एंट्री डेटर टू सेल, बैड डेब्ट टू डेटर, डेटर डेटर कैंसिल, बचा था बैड डेब्ट टू सेल, मतलब जो सेल हुआ वो बैड डेब्ट हो गया। अब बैड डेब्ट भी ट्रांसफर हो गया तो बचा क्या? पीएल टू सेल, ठीक है। अब अगर ये पैसा रिकवर होता है तो एंट्री होता है, पैसा आया, क्या पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? टू लिखना पड़ता है बैड डेब्ट रिकवरी बोल के, ठीक है। ये इन जनरल एंट्री हम लोग करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी। तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अगर बैड डेब्ट रिकवरी हो रहा है तो कैश के जगह हमारे पास कैश आ रहा है, तो ब्रांच कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बैड डेब्ट रिकवरी को फिर क्या करते हैं? इसको ट्रांसफर करते हैं। कैसे ट्रांसफर करते हैं? बैड डेब्ट रिकवरी टू पीएल, जिस साल ये रिकवर हुआ, जब बैड डेब्ट हुआ था तब उस साल फाइनल अकाउंट्स में पीएल डेबिट हुआ था, और जब ये रिकवर हुआ तो उस बार फाइनल अकाउंट्स में ये बैड डेब्ट रिकवरी होगा। मतलब देखो, रिकवरी का भी कैंसिलेशन हो गया। तो ये देखो, अब पीएल डेबिट किए थे, पीएल डेबिट भी एक्चुअली देखो, ये ओवरऑल पूरा कैंसिल होके बचा क्या? कैश और सेल, मतलब जो एंट्री मैंने क्रेडिट सेल किया था, फिर बैड डेब्ट हुआ, फिर फाइनल अकाउंट्स में लॉस दिखाया, फिर वो पैसा रिसीव हुआ, फिर उसको फाइनल अकाउंट्स में दिखाया, तो ओवरऑल कट होते होते एंट्री कैश टू सेल्स ही बन गया, मतलब जो सेल किए थे उसका पैसा मुझे मिल गया, ठीक है। लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि अगर बैड डेब्ट रिकवरी होता है तो एंट्री क्या होगा। तो बैड डेब्ट रिकवरी होने से एंट्री ये होगा कि पैसा आ गया, ठीक है। और अब हम लोग इसको कहाँ चार्ज करेंगे? ये डेबिट तो कर रहा है, क्रेडिट किसको करेंगे? पीएल को, पीएल में क्रेडिट हो जाएगा बाई बैड डेब्ट रिकवरी बोल के, तो ब्रांच कैश टू बैड डेब्ट टू ब्रांच पीएल, ठीक है। ब्रांच कैश टू ब्रांच पीएल लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट नहीं है, तो हमें ट्रीटमेंट सही सही करना पड़ेगा, ब्रांच कैश टू ब्रांच पीएल। ब्रांच कैश टू ब्रांच पीएल। 10th डिस्काउंट allowed by branch to debtor। अगर डिस्काउंट अलाउड कर रहा है ब्रांच अपने डेटर को, ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड का नॉर्मली एंट्री क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर होता है, ठीक है। फिर हम लोग उसको पीएल में ट्रांसफर करते हैं। अब हमारे पास तो डिस्काउंट अलाउड का कोई यहाँ पर लेजर नहीं है, तो हम लोग उसको कहाँ दिखाएंगे? पीएल में, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड टू डेटर ये तो अल्टीमेटली ट्रांसफर होता है पीएल टू डिस्काउंट अलाउड बोल के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर पीएल है, ठीक है, तो पीएल है। और डिस्काउंट अलाउड जो है उसका हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड कोई अकाउंट तो है नहीं, तो हम लोग इसको ब्रांच डेटर में, मतलब ये वाला ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अगर डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं
तो हमारा डेटर कम होगा तो ये क्रेडिट होगा, ठीक है। और ये देखो ये एक्चुअली कैंसिल हो जा रहा है, एंट्री क्या हो रहा है, पीएल टू डेटर वही वाला होगा, ये देखो डेटर क्रेडिट हो जाएगा, पीएल डेबिट हो जाएगा, मतलब नेट एंट्री, ठीक है। तो ब्रांच पीएल डेबिट टू ब्रांच डेटर, ब्रांच पीएल डेबिट टू ब्रांच डेटर होगा। ब्रांच पीएल डेबिट टू ब्रांच डेटर होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो मैंने लेजर का नाम लिखवाया था, अगर तुम लोग देखो, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच पीएल, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट वाला इनवॉइस प्राइस में आएगा, तो ये अकाउंट अभी तुम लोग को नहीं दिखेगा क्योंकि हम इनवॉइस वाला नहीं कॉस्ट वाला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करना है, क्योंकि हेड ऑफिस अपने बुक्स में दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, खुद का एक अपने ब्रांच का, तो वो हमेशा ब्रांच का हर एक डिटेल्स के आगे ब्रांच 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 बोल के लिखेगा, ये जरूरी है, ठीक है। हर एक डिटेल्स के आगे ब्रांच बोल के लिखेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखो, मैंने पहला एंट्री लिखवाया था ब्रांच ट्रेडिंग, लेकिन यहाँ कोई ब्रांच ट्रेडिंग लेजर तुम लोग को नहीं दिखेगा। एक्चुअली ब्रांच ट्रेडिंग बोल के हमें लिखना नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए बोला है। तुम लोग को यहाँ पर इसको लिखना कैसे है, ब्रांच ट्रेडिंग को हमेशा सब्स्टिट्यूट कर देना है ब्रांच स्टॉक बोल के, ठीक है। ये एक्चुअली हो जाएगा ब्रांच स्टॉक, ठीक है, इसे ब्रांच स्टॉक बोल के दिखाना है, ये वाला अकाउंट, ठीक है। ये देखो ब्रांच स्टॉक, ये जो ब्रांच ट्रेडिंग है, ये देखो ये लेजर मिल जाएगा, ये मैंने समझाने के लिए किया था ब्रांच स्टॉक। और देखो हेड ऑफिस ट्रेडिंग बोल के भी कुछ नहीं है, तो हेड ऑफिस ट्रेडिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा कौन से अकाउंट से, गुड्स सेंड टू ब्रांच से, तो ये लिखना पड़ेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये वाला हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। गुड सेंड टू ब्रांच, ये इससे रिप्लेस होगा, ये नहीं लिखना है, ये मेन है, ठीक है। तो तुम लोग को ये नहीं लिखना है, ब्रांच ट्रेडिंग और टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग ये नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, हर हर जगह पे चेक करते हैं, जैसे कि हेड ऑफिस ट्रेडिंग है तो यहाँ पर तुम लोग को एक्चुअली लिखना क्या पड़ेगा, हेड ऑफिस ट्रेडिंग नहीं लिखना है, तुम लोग को लिखना है गुड सेंड टू ब्रांच डेबिट, ठीक है। और ब्रांच ट्रेडिंग को लिखना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक, ठीक है, ब्रांच ट्रेडिंग को लिखना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक। लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से समझा, अगर वो याद रखते हैं तो फिर ये लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा, अगर गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच हो रहा है तो ब्रांच के पास स्टॉक आया तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब ये मेंटेन कौन कर रहा है, ब्रांच तो नहीं कर रहा है कि लिख देगा स्टॉक अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस ही कर रहा है, तो हेड ऑफिस ब्रांच के भी आप में लिख रहा है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट टू ब्रांच, और गुड्स जो है ब्रांच में भेजा गया था, कौन लिख रहा है, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस बोल रहा है ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में स्टॉक गया और भेजा किसने, भेजा है मैंने, तो टू गुड सेंड टू ब्रांच, इस तरह से होगा। तो ये हो गया। अब ब्रांच कैश अकाउंट का लेजर मेंटेन होता है, ये देखो ब्रांच कैश अकाउंट मेंटेन होता है, तो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, टू हेड ऑफिस कैश, हेड ऑफिस कैश की जगह हम लोग सिर्फ कैश लिखेंगे, ठीक है। ये देखो, ये हेड ऑफिस कैश यहाँ नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये वो अकाउंट है जो हेड ऑफिस मेंटेन करता है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, ठीक है। लेकिन हेड ऑफिस कैश मतलब कौन सा वाला है, हेड ऑफिस कैश मतलब ये वाला है, ठीक है। मतलब हेड ऑफिस के अकाउंट में उसका अपना कैश अकाउंट, ठीक है, ये कौन सा कैश अकाउंट है, ये ब्रांच का कैश अकाउंट है। और हेड ऑफिस कैश बोल के हमें नहीं लिखना पड़ेगा, हम लोग सिर्फ इसको कैश बोल के लिखेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ इसको कैश बोल के लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर इसको सिर्फ कैश बोल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हम रेड रेड कलर से लिख रहे हैं वही मेन हमें लिखना है, बाकी मैंने समझाने के लिए बोला, हेड ऑफिस कैश को कैश लिखना है, हेड ऑफिस कैश नहीं लिखना है। क्यों बताओ, लॉजिक देखो, क्योंकि ये मेंटेन कौन कर रहा है, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस अपने बुक्स में अपने आप को थोड़ी ना लिखेगा हेड ऑफिस कैश, वो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट। मेरे पास कैश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये देखो कैश रिटर्न बाय ब्रांच, मेरे पास कैश आ रहा है, हेड ऑफिस बोल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट किसने भेजा, ब्रांच ने, तो टू ब्रांच कैश, इस तरह से होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ब्रांच कैश, ये ठीक है, ये वैलिड है, ब्रांच कैश हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ब्रांच कैश या ब्रांच डेटर अकाउंट मेंटेन होता है, लेकिन ये जो टू ब्रांच ट्रेडिंग देख रहे हो, ये टू ब्रांच ट्रेडिंग नहीं होगा, ये हो जाएगा ब्रांच स्टॉक, ठीक है, ये हो जाएगा ब्रांच स्टॉक, ये लिखना है, ये मेंटेन करना है हमें, ठीक है। ब्रांच ट्रेडिंग बोल के कुछ नहीं होता, फिर से ब्रांच ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पर ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर रहेगा, ये ठीक है, ब्रांच कैश भी रहेगा, ब्रांच डेटर रहेगा, ब्रांच
पीएल और ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच पीएल, ठीक है। ये सब में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बेसिकली कहाँ चेंजेस हुआ, हम यहाँ पर फाइनली लिख देते हैं ब्रांच ट्रेडिंग को हमें बोलना है ब्रांच स्टॉक, ठीक है। और हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग को ट्रीट करना है गुड्स सेंट टू ब्रांच बोल के। हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग को ट्रीट करना है गुड सेंट टू ब्रांच, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये हमारा अकाउंटिंग एंट्रीज निकल के आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इनवॉइस पे होता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इनवॉइस प्राइस पे, अब इनवॉइस प्राइस का क्या पैटर्न है, बिल्कुल डिपार्टमेंट की तरह ही है। देखो, अगर इनवॉइस प्राइस पे भेजा जा रहा है, इनवॉइस प्राइस पे हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस पे स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है, किसे, ब्रांच को, ठीक है। तो जैसे मान लो हेड ऑफिस 100 रुपीज का कुछ प्रोडक्ट था, जिसको 50 रुपीज इस पे प्रॉफिट लगा के ब्रांच को 150 में भेज दिया, ठीक है। पहला बात है कि इसमें लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है। जैसे डिपार्टमेंट में तो ऐसा किया जाता है ताकि डिपार्टमेंट के अंदर कंपटीशन हो, ठीक है, इस वजह से किया जाता था। तो हेड ऑफिस और ब्रांच में ऐसा क्यों किया जा रहा है, हेड ऑफिस और ब्रांच में ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पर भी वही मोटिवेशन का बात आ जाता है कि अगर ब्रांच को बता दिया जाए कि ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, तो वो शायद उस प्रोडक्ट को सेल करवाने का एफर्ट उतना ना दे। मतलब कैसे, जैसे मान लो अगर बता दे कि 100 ही है, तो ब्रांच इसको मान लो अगर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कितने में सेल करवाना है तो बात अलग है। अगर मान लो कि ब्रांच को बोला गया आप जितना प्रॉफिट में बिकवा सकते हो, अगर 100 का चीज वो सोचेगा मैंने 110 में सेल करवा दिया, चलो मैंने तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट करवा दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ ओनली 10 रुपीज। लेकिन अगर यही चीज हेड ऑफिस ब्रांच को बोले कि नहीं मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट ही है 150, तो ब्रांच जो है वो 150 से ज्यादा में सेल करवाने का कोशिश करेगा, ठीक है। अगर वो 155 में भी सेल करवा देता है, अगर वो पाँच, यहाँ उसको 10 दिख रहा है, यहाँ उसे 5 ही दिखेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखो तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 55 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा एफर्ट से काम करवाने के लिए, मतलब वही मोटिवेशन ज्यादा, सेल ज्यादा, एफर्ट, इस वजह से हेड ऑफिस क्या कर सकता है, अपना जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसे रिवील नहीं करेगा, वो अपना लोडिंग बोल सकते हो, लोडिंग लगा के ब्रांच को स्टॉक भेज सकता है, और इससे ब्रांच जो है सेल करने का जो कोशिश करेगा उसमें इनका बेनिफिट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी जरूरी नहीं कि हमेशा ही लोडिंग लगा के भेजे, तो लोडिंग लगा के भेज सकता है। लोडिंग लगा के भेजने से इससे मैं हेड मतलब मेन ऑर्गेनाइजेशन का एक ज्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो 50 रुपीज है, एक मिनट रुको, ये क्या हो गया, रुको एक मिनट, कुछ इश्यूज हो गया लग रहा है। हेलो, तुम लोग को दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। यस मैम। अच्छा ठीक है, मेरा यहाँ पर यस मैम। स्क्रीन रिकनेक्ट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। और यहाँ पर तुम लोग का ये भी देखो, ये क्या हो गया, मैंने सबको मेक एन अटेंड ही कर दिया है। आई डोंट नो क्या हुआ, चलो दिख रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये देखो, ये ऐसा नहीं था, आइकॉन से ऐसे हो गया, ठीक है। दिख रहा है तो चलो काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 50 रुपीज जो है, ये हम लोग का लोडिंग जो बोल रहे थे, अब ये है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है, ये है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, ये 50 रुपीज, ठीक है, ये प्रॉफिट बोल के जरूर रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये तब तक रियलाइज नहीं होगा जब तक ये स्टॉक सेल नहीं हो जाता है। तो ये प्रॉफिट जरूर लगा के भेजा जा रहा है, ये लोडिंग जरूर है, बट ये प्रॉफिट कैसा है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इसीलिए है क्योंकि हेड ऑफिस सेल
दिखा रहा है, लोडिंग लगा के भेज रहा है, बट सेल थोड़ी ना कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि ब्रांच इसके लिए इसको कोई पेमेंट करेगा, ऐसा नहीं है, ब्रांच इसका कस्टमर नहीं है, ठीक है। तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाएगा हेड ऑफिस के तरफ से, ठीक है। और प्रॉफिट का रूल्स क्या होता है, प्रॉफिट को हम लोग रिकॉर्ड कब करते हैं, प्रॉफिट को हम लोग तभी रिकॉर्ड करते हैं जब ये रियलाइज्ड होता है, ठीक है। मतलब कोई एक स्टॉक है, ये मेरा बिक जाएगा, ऐसा सोच के कभी हम लोग जीपी रिकॉर्ड नहीं करते। अगर मेरा स्टॉक बिक गया है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो सेल में हो, तो जरूर हम लोग वो प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये अनरियलाइज प्रॉफिट जो है ये रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज तभी किया जाता है जब रियलाइज्ड होता है, ठीक है। तो ये देखो, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने का रूल्स क्या है, रिकॉग्नाइज तब होगा जब ये रियलाइज्ड होगा। अब रियलाइज्ड कब होगा, जब कस्टमर को बेच देंगे तब होगा, इसके पहले तो नहीं होगा। तो रियलाइज जब होता है तभी हम लोग पीएल में क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट को, उसके पहले नहीं करते हैं। तो ये जो प्रॉफिट है ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं स्टॉक रिजर्व, जैसे डिपार्टमेंट में बोलते थे स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का स्टॉक रिजर्व। तो इसको हमें अलग से एंट्री करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि इनवॉइस प्राइस में किस तरह से एंट्री होगा। तो पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि इनवॉइस प्राइस में भेजने का रीजन क्या है, ठीक है। अब हम लोग इसका एंट्री करेंगे, तो जस्ट लाइक ऐसे ही एंट्री हमारा होगा जैसे यहाँ पर हो रहा था, थोड़ा सा अलग ऑब्वियसली होगा क्योंकि हमें अनरियलाइज प्रॉफिट को भी रिकॉर्ड करके दिखाना है, ठीक है। तो अगर सेम ट्रांजैक्शन पे कि गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, ठीक है, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर लिखेंगे। पहले पहले समझा देते हैं, यहाँ से एक बार समझा देते हैं। देखो, गुड्स भेजा जा रहा है तो ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पर ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट। तो हेड ऑफिस कितने में भेज रहा है, मान लो हेड ऑफिस स्टॉक को भेज रहा है 100 रुपीज वाला और 25 प्रॉफिट लगा के, तो इसके पास जो स्टॉक आ रहा है वो तो 125 से रिकॉर्ड करेगा। और हेड ऑफिस जो भेज रहा है वो 100 से भेज रहा है लेकिन 25 प्रॉफिट लगा के, लेकिन इसके पास इस ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो 100 ही दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो 125 में नहीं दिख रहा है, वो इस पे लोडिंग लगा के भेज रहा है। तो अगर लोडिंग लगा के भेज रहा है तो और कोई एक अकाउंट चाहिए जहां पर वो लोडिंग का वैल्यू यानी 25 को वो रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि अपने पास स्टॉक अकाउंट में वो तो 100 से ही रख रखा है, 100 का स्टॉक की वो यहाँ पर भेज रहा है, भले ही वो 25 लगा के भेज रहा है, लेकिन वो तो इस अकाउंट में 25 वैल्यू नहीं अपीयर कर रहा है। और ये जब रिसीव करेगा तो ये 125 से रिकॉर्ड करेगा, यानी ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट 125 से डेबिट होगा। तो इसीलिए देखो एंट्री हो जाएगा ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट 125 और टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग हो जाएगा 100। फिर मिसमैच हुआ, डबल एंट्री कहाँ कंप्लीट हुआ। इसका मतलब हमें 25 से और भी कुछ क्रेडिट करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है, कैसा प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे, टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कौन एंट्री कर रहा है, ये सब लेकिन हेड ऑफिस कर रहा है, ठीक है, हेड ऑफिस कर रहा है। तो इसमें एंट्री इस तरह से होगा यहाँ पर ब्रांच ट्रेडिंग, अगर प्रॉफिट कुछ इस तरह से है, मान लो कॉस्ट है 100, ठीक है, प्रॉफिट है 50 और टोटल 150, ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये जस्ट एग्जांपल ले लिया मैंने। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग टू, इस अकाउंट का नाम क्या होगा, टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट बोल के। अब वैल्यूज अगर लिखते हैं तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच के पास 150 का आ रहा है, हेड ऑफिस अपने से ट्रांसफर कर रहा है 100 का, और अनरियलाइज प्रॉफिट 50 होगा, ठीक है। ये मैंने लिख के दिखा दिया ताकि समझ में आ जाए। अब जैसे हम लोग को पहले से ही पता है ब्रांच ट्रेडिंग बोल के कुछ नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, मतलब यहाँ मेंटेन होता है एज ए ब्रांच स्टॉक, यही हमें लिखना है। और हेड ऑफिस ट्रेडिंग को हम लोग लिखेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, गुड सेंड टू ब्रांच। तो अनरियलाइज प्रॉफिट क्या कोई लेजर होता है, चेक करते हैं। नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट बोल के कोई लेजर तो मेंटेन नहीं करता है, तो ये लेजर का नाम एक्चुअली क्या है, इस लेजर का नाम है ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इस जो जहां भी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा वो हमें लिखना पड़ेगा ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है, ये ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर गुड्स रिटर्न बाय
ब्रांच टू हेड ऑफिस, अगर ब्रांच गुड्स रिटर्न कर दे रहा है हेड ऑफिस को, तो सोचो ब्रांच के पास जितने का गुड्स था वो उतने का ही रिटर्न कर सकता है, तो ब्रांच जो रिटर्न करेगा वो तो 150 का ही करेगा। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, ब्रांच ट्रेडिंग से स्टॉक जा रहा है, सोचो यहाँ पर देखो ब्रांच ट्रेडिंग से स्टॉक जा रहा है, कितने का जाएगा, 150 का जाएगा, किसके पास आएगा, हेड ऑफिस ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, लेकिन हेड ऑफिस उसको कितने का रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसको तो पता है वो 100 का ही है, 100 का ट्रांसफर किया था, 100 का ही है, तो फिर वो 50 को कहाँ दिखाएगा, 50 को वो अनरियलाइज प्रॉफिट बोल के दिखाएगा। तो एंट्री कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, देखो यहाँ पर हेड ऑफिस ट्रेडिंग, हेड ऑफिस ट्रेडिंग के पास आ रहा है स्टॉक। ठीक है, हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट वो 100 से ही रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू ब्रांच ट्रेडिंग। ठीक है, ब्रांच ट्रेडिंग बोल के कितना हो जाएगा, ब्रांच ब्रांच तो अपना 150 ही भेज रहा है, फिर डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस, तो यहाँ पर एक 50 आना चाहिए। तो अनरियलाइज प्रॉफिट को क्रेडिट किए थे, अभी अनरियलाइज प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, सिंपल, क्योंकि 150 दिखाने के चक्कर में 50 को अनरियलाइज प्रॉफिट बोल के दिखाए थे, अब अनरियलाइज प्रॉफिट का स्टॉक रिटर्न आ रहा है तो उस प्रॉफिट को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन इस नाम का कोई भी अकाउंट नहीं होता है, ये तीनों में से कोई भी लेजर हम लोग नॉर्मली मेंटेन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ब्रांच ट्रेडिंग को बोलेंगे ब्रांच स्टॉक, अनरियलाइज प्रॉफिट का अपना नाम है ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, और ट्रेडिंग का नाम है गुड सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ट्रेडिंग का नाम है गुड सेंड टू ब्रांच, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं ब्रांच, यहाँ पर क्या बोला है, कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। अब अगर कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां तो कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का बात नहीं, वो तो सिर्फ स्टॉक में ही हो सकता है, तो कैश सेंड टू हेड ऑफिस टू ब्रांच, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका एज इट इज एंट्री हो जाएगा, जो है वही होगा। ठीक है, इसमें थोड़ी ना कोई चेंजेस होगा, तो ये एंट्री सेम हो जाएगा, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच से कैश आ रहा है, ठीक है, सॉरी, ब्रांच के पास कैश जा रहा है, हेड ऑफिस वो कैश ट्रांसफर कर रहा है, तो हेड ऑफिस कैश है ना, सेम पैटर्न में, लेकिन हमें पता है कि हेड ऑफिस कैश अपने बुक्स में हेड ऑफिस अपना नाम अपने थोड़ी ना लिखेगा, तो सिर्फ कैश बोलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट। अच्छा, अब जितना वैल्यू होगा, वैल्यू और नहीं दिखा रहे क्योंकि उसका कोई जरूरत नहीं है। अगर रिटर्न हो रहा है, कैश रिटर्न हो रहा है, तो सोचो कैश अगर रिटर्न हो रहा है, ब्रांच अपने पास से कैश सेंड कर दे रहा है, तो ब्रांच का कैश कम हो जाएगा, तो टू ब्रांच कैश हो जाएगा, क्रेडिट, और हेड ऑफिस के पास आ जाएगा तो हेड ऑफिस क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस कैश डेबिट हो जाएगा, हेड ऑफिस कैश डेबिट हो जाएगा, जैसे मैंने समझाया था पूरा वैसे ही समझा रहे, लेकिन हेड ऑफिस अपने आप को हेड ऑफिस कैश नहीं लिखेगा, कैश लिखेगा, हाँ ब्रांच से रिलेटेड हर एक ट्रांजैक्शन के आगे ब्रांच जरूर लिखेगा। ठीक है, लेकिन अपने नाम के आगे हेड ऑफिस बोल के नहीं लिखेगा, वो समझाने के लिए किया गया था। अब देखो ब्रांच, फिर यहाँ पर क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू इस कस्टमर, ब्रांच अगर अपने कस्टमर को गुड्स बेच रहा है तो यही होगा ब्रांच कैश ब्रांच डेटर। ये देखो ब्रांच कैश अगर कैश में बेच रहा है, ब्रांच डेटर अगर क्रेडिट में बेच रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है, कैश टू सेल डेटर टू सेल, लेकिन हम लोग यहाँ पर सेल नहीं लिख सकते, हम लोग को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे हम लोगों ने सेल किया, हम लोग बोलेंगे हम लोगों ने हेड ऑफिस का स्टॉक बेचा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक कम हुआ। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये ब्रांच ट्रेडिंग मतलब ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक कम हो गया, और ब्रांच ट्रेडिंग तो फॉलो नहीं होता है, तो क्या लिखना पड़ेगा इसको, ब्रांच स्टॉक। अच्छा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट बोला है कि गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, कस्टमर ब्रांच को गुड्स रिटर्न कर रहा है, फिर ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक आ गया, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, अब नॉर्मली जैसे मैंने रिटर्न का बोला है कि क्रेडिट सेल ही ट्रीट करना है जब तक क्वेश्चन हमें स्पेसिफिकली कुछ ना बता दे। ठीक है, क्योंकि रिटर्न क्रेडिट सेल का ही होता है, नॉर्मली कैश का नहीं होता है, तो ब्रांच ट्रेडिंग तो कुछ नहीं होता है, इसको हमें लिखना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक बोल के। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर ब्रांच कैश, कैश सेंड बाय कस्टमर टू ब्रांच, कस्टमर ने ब्रांच को कैश दिया तो ब्रांच के कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ब्रांच के पास कैश आया,
तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, ये सब हेड ऑफिस कर रहा है, ठीक है। और डेटर को कम कर देंगे क्योंकि डेटर ने अपना पेमेंट कर दिया, तो टू ब्रांच डेटर। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर बैड डेप्ट बाय ब्रांच डेटर, ठीक है। ब्रांच डेटर बैड डेप्ट हो गया है, तो फिर क्या एंट्री होगा? जो मैंने बताया था कि पीएल में इसे चार्ज करना पड़ेगा। हमारे पास ब्रांच पीएल है, क्योंकि बैड डेप्ट होने पे एंट्री होता है बैड डेप्ट टू डेटर। हमारे पास डेटर अकाउंट तो जरूर है बट बैड डेप्ट है नहीं। बैड डेप्ट कहाँ क्लोज होता है? पीएल पे क्लोज होता है, तो ब्रांच पीएल डेबिट टू ब्रांच डेटर। अब ये सबको कुछ ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये सब लेजर ओरिजिनली मेंटेन होता है, ठीक है। लेकिन हमारा ये सब लेजर मेंटेन नहीं होता है ना ब्रांच ट्रेडिंग बोल के, इसीलिए उसको ब्रांच स्टॉक जिस नाम पे है उसी नाम पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेथड हमें वही बोल रहा है। बैड डेट रिकवरी अगर होता है तो यही वाला एंट्री हो जाएगा, ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच पीएल। और डिस्काउंट अलाउड अगर है तो ब्रांच पीएल सेम एंट्री होगा, सेम कंसेप्ट के साथ, टू ब्रांच डेटर, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, हम लोग एक नोट्स लिखते हैं यहाँ पर कि ये सारे जो ट्रांजैक्शंस है लगभग ये यूज होता है। 10 जो ट्रांजैक्शन है इसमें इनवॉइस प्राइस और जो इनवॉइस प्राइस नहीं है उसमें कहाँ फर्क देखने को मिलेगा? सिर्फ जहां जहां स्टॉक इंक्लूडेड होगा, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड हो सकता है स्टॉक में, ओपनिंग स्टॉक में हो सकता है, सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं द डिफरेंस will arise between cost price method and invoice price method only when goods are transferred by head office to branch at the difference will arise between cost price method and invoice price method only when goods are transferred by head office to branch at invoice price as it includes unrealized profit। और इसको हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट को हम लोग कौन से लेजर अकाउंट से मेंटेन करते हैं? ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, और एक नोट लिखना है। अच्छा, यहाँ तो मैंने ये दिखा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं द। मैम वो पेज पीछे कीजिए। अच्छा, यस मैम हो गया। द इफेक्ट ऑफ unrealized profit will also be seen in opening stock and closing stock of goods with the branch। ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि देखो हेड ऑफिस के पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लगाया हुआ कोई स्टॉक नहीं, वो अपने स्टॉक को प्रॉफिट लगा के हेड ब्रांच को सेंड करेगा, ठीक है। तो जो ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा उसमें क्या रहेगा? ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट रहेगा, ब्रांच के पास जो क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट रहेगा, अगर वो इनवॉइस प्राइस से सेंड किया गया है तो। मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट कहाँ कहाँ दिखेगा? देखो, अनरियलाइज्ड
प्रॉफिट का इफेक्ट, ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट का इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखेगा? एक तो हेड ऑफिस, व्हेन हेड ऑफिस ट्रांसफर स्टॉक टू ब्रांच, तब एक अनरियलाइज प्रॉफिट का कंसेप्ट आएगा। अगर इनवॉइस प्राइस में हो रहा है तो इनवॉइस होगा तभी ना अनरियलाइज्ड होगा। अच्छा, या फिर ब्रांच ट्रांसफर कर रहा है स्टॉक टू हेड ऑफिस विच प्रीवियसली सेंट एट इनवॉइस प्राइस बाय हेड ऑफिस, ठीक है। ब्रांच अगर रिटर्न कर रहा है, रिटर्न ट्रांसफर नहीं, इसको रिटर्न लिख सकते हैं। ब्रांच अगर रिटर्न कर रहा है हेड ऑफिस से लिया गया स्टॉक जो कि हेड ऑफिस ने उसे इनवॉइस प्राइस में भेजा था, व्हेन हेड ऑफिस ट्रांसफर स्टॉक टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, तब अनरियलाइज प्रॉफिट का बात आएगा। और दो जगह पे आएगा, एक हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, ठीक है। ब्रांच के पास अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है जो कि इनवॉइस प्राइस वाला है, ठीक है, तो उस पे हो जाएगा। और अगर ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक है जो कि इनवॉइस प्राइस वाला है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, ठीक है। ये सारे जगह पे हमें अनरियलाइज प्रॉफिट का इफेक्ट देखने को मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, और जो स्टॉक करेंटली लिया गया है और जो स्टॉक रिटर्न कर रहे हैं अगर वो प्रीवियसली इनवॉइस प्राइस पे भेजा गया था, तो ठीक है। अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे दिखेगा, फिर देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ये दिखा देते हैं कैसे दिखेगा। तो जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट मेंटेन होगा कौन करेगा? हेड ऑफिस, सभी अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं। ये हेड ऑफिस ये सब अकाउंट भी मेंटेन कर रहा है और हेड ऑफिस ही ये सब अकाउंट मेंटेन कर रहा है। तो अगर इनवॉइस प्राइस होगा तो एक दो तीन चार पांच ये अकाउंट के साथ साथ ये वाला अकाउंट भी मेंटेन होगा, ठीक है। छह अकाउंट देख लेते हैं, यहाँ पे छह अकाउंट था, सात था। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या नहीं दिखा है फिर? ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एक्सपेंस, डेटर, कैश, पीएल सभी तो दिखा है, कौन सा नहीं? गुड सेंड टू ब्रांच, अच्छा ये वाला एक्चुअली गुड सेंड टू ब्रांच मैंने इधर लिखा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने लेजर का नाम सिर्फ दिखाया है, गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इतने सारे लेजर मेंटेन हो गए। अगर इनवॉइस प्राइस हो रहा है तो ब्रांच एडजस्टमेंट भी मेंटेन होगा। अब इसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा वो देखो। अगर एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट का रिकॉर्ड होगा। जब देखो प्रॉफिट लगा के स्टॉक भेजा गया तब एंट्री क्या हुआ, प्रॉफिट लगा के जब स्टॉक भेजा गया तब एंट्री हुआ इस तरह से, ब्रांच ट्रेडिंग टू, मतलब ब्रांच स्टॉक डेबिट, गुड सेंड टू ब्रांच डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट में हमें क्या लिखना पड़ेगा? ब्रांच एडजस्टमेंट में हम लोगों को लिखना पड़ेगा 50 रुपीज का। हम लोग क्या दिखाएंगे? ये सेंड हो रहा है तो ये हम लोग यहाँ पर दिखाना पड़ेगा ब्रांच ट्रेडिंग टू हेड ऑफिस, ये हो जाएगा ब्रांच ट्रेडिंग बोल के, ठीक है। तो बाई ब्रांच ट्रेडिंग बोल के 50 रुपीज हमें दिखाना पड़ेगा। ये देख, बाई ब्रांच ट्रेडिंग तो कुछ होगा नहीं, तो बाई ब्रांच स्टॉक, बाई ब्रांच स्टॉक बोल के हम लोग 50 रुपीज दिखाएंगे जो ट्रांसफर वाला है, ठीक है। ये जो ट्रांसफर वाला है, अगर रिटर्न होगा, रिटर्न होगा तो क्या एंट्री होगा? मान लो ये 50 पूरा का पूरा ही रिटर्न हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा रिटर्न हो जाता है, तो एंट्री क्या होगा? ये देखो रिटर्न का एंट्री, गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट में टू ब्रांच स्टॉक बोल के 50 दिखाना पड़ेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट में टू ब्रांच स्टॉक बोल के 50 दिखाना पड़ेगा, टू ब्रांच स्टॉक बोल के रिटर्न 50 रुपीज दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर प्रीवियसली कोई ओपनिंग स्टॉक है उसका हमें एलिमिनेट करना है, उसका जो प्रॉफिट है उसको अगर एलिमिनेट करना है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, बाई, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड होता है तो ओपनिंग स्टॉक का लॉस हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्योंकि जैसे रिटर्न कहाँ पर होता है, रिटर्न हम लोग क्या करते हैं, इधर लेस करके दिखाते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व, तो जितना भी होगा यहाँ पर वो वैल्यू लिख देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक का किधर आएगा? क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखा जाता है तो उसका रिजर्व इधर आएगा, टू बैलेंस
CD या फिर टू क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हो, एक ही बात है। टू बैलेंस जैसे यहाँ पर भी लिख सकते हो, बाई बैलेंस BD, वो भी चलेगा, एक ही बात है। या फिर टू क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि मैंने यहाँ ओपनिंग लिखा ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। तो ये रिजर्व, रिजर्व या फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पर दिखाएंगे। ये हो गया ओपनिंग का, और ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग का। इस तरह से हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक डिपार्टमेंट में हम लोग जैसे दिखाते हैं। और अगर हम लोगों का ट्रांसफर वाला है, ये देखो चार इफेक्ट यहाँ पर दिखा दिया। एक तो ट्रांसफर वाला, एक रिटर्न वाला, एक ओपनिंग का, एक क्लोजिंग का, ठीक है। फिर ये लेजर हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू मैंने वहां पर जो 50-50 रिकॉर्ड करके दिखाया था वही दिखाया, यहाँ पर जितना होगा वो हमें खुद से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। और ये पूरा जो लेजर लेजर का फॉर्मेट है, सॉरी लेजर बोल रहे मतलब ये पूरा जर्नल, ठीक है। अभी तो लेजर पोस्टिंग हम लोगों ने किया नहीं, लेजर पोस्टिंग तो कर ही लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जर्नल समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल सेल की तरह नहीं होगा कि कैश टू सेल्स, ब्रांच ने सेल कर दिया तो हम लोग कैश टू सेल लिख दिए, नहीं। क्योंकि ब्रांच खुद सेल नहीं कर रहा है, मतलब खुद कर रहा है, लेकिन वो अकाउंट खुद मेंटेन नहीं करेगा ना, कि खुद क्या सेल को टू सेल बोल के रिकॉर्ड करेगा। ब्रांच का सेल रिकॉर्ड कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। तो हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच ने सेल किया। तो फिर ब्रांच ने अगर सेल किया है तो हेड ऑफिस उसका एंट्री या तो कैश डेबिट होगा, अगर कैश सेल है, डेटर है तो डेटर टू सेल बोल के रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है। तो सेल तो ब्रांच ने किया है, तो हेड ऑफिस टू सेल कैसे लिखेगा? तो हेड ऑफिस बोलेगा सेल करने की वजह से ब्रांच का स्टॉक कम हुआ, इस वजह से ब्रांच स्टॉक को यूज किया जाता है। बाकी मैंने समझाने के लिए ट्रेडिंग का हेल्प लिया, ट्रेडिंग के थ्रू से समझाया। तो ये एक बार तुम लोग को गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। पहले स्टॉक डेटर मेथड का जो आज पढ़ा वो अच्छे से देखो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टॉक डेटर मेथड का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग डेटर मेथड करेंगे। तो ये पहले तुम लोग को अच्छे से गो थ्रू करना है, क्योंकि नेक्स्ट दिन जब हम लोग लिखेंगे तब हम लोग फिर से ये वाला चीज डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्रांच स्टॉक में ये क्यों लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये लॉजिकल है इस तरह से, ठीक है। ये डायरेक्ट हम लोगों का जर्नल उस तरह से नहीं हो रहा है जैसे तुम लोग पहले सीखते हो, सेल कर दिया तो कैश टू सेल, क्योंकि ये डायरेक्ट कोई एक एंटिटी है वो सेल कर दे रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई और सेल कर रहा है जिसका एंट्री कोई और कर रहा है, ठीक है। इसीलिए अलग तरीके से एंट्री हमें करना पड़ा। तो ये पहले रेडी करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग इजीली कर सकते हैं। जर्नल लेजर कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि अलग टाइप ऑफ एंट्री होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए पहले जर्नल को अच्छे तरीके से करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।